सीयूटी की तैयारी की सीरीज में जब हम डोवेन विषय अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये जो यूनिट 3 है ना, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय और इसकी मौलिक अवधारणाओं के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना भी है, समझना भी है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। आज इसी यूनिट का हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और आय प्रभाग से संबंधित शब्दावलियों के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके बारे में समझना चाहिए, और आय प्रवाह क्या होता है। आय प्रवाह के अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चक्रीय प्रवाह होता है, मौद्रिक प्रवाह होता है और वास्तविक प्रवाह होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हमें समझना है, और उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको डिटेल से हर चीज़ के बारे में पता चले और कंप्लीट सीयूटी की तैयारी आप कर सके। शुरुआत करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ से। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो वर्ड होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट मीन्स अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना। वहीं पर मैक्रो जो शब्द होता है वो एक इंग्लिश शब्द है जो कि लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है बड़ा। मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था के बड़ी या सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैक्रो बड़े समूह से जुड़ा हुआ होता है। इसके बारे में अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, कुछ सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे, इस तरह से कर सकते हैं कि समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें प्रोफेसर बोल्डिंग और स्पेंसर की परिभाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है, प्रचलन में है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा? समष्टि का अर्थ आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का भाग जो अर्थशास्त्र के कुल औसत या कुल समूह का अध्ययन करता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण या फिर कुल औसत कुल समूह का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। वहीं पर स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े हिस्सों से होता है, जो ऐसी समस्याओं का अध्ययन करता है जिसमें बेरोजगारी के स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र की कुल उत्पादन आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के महत्व का होता है। ठीक है, अब यह है समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ तो समझ गए, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? अर्थ से ही विशेषताओं का जन्म होता है। जैसे ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्या का अध्ययन करता है। नंबर 2, इसके अंतर्गत समष्टि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि इकाई का मतलब जो टोटल में होता है, कुल में होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि। इसके अलावा ये समष्टिगत चरों का अध्ययन करता है। चर का मतलब होता है वो चीजें जो अर्थव्यवस्था को ग्रुप में इफेक्ट करता है, जैसे राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, सकल विनियोग, राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब चीजें समष्टिगत चरों के अंतर्गत समझा जाता है। इसके समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रमुख उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वो है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति आदि, जिससे समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलता है। अब यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, मतलब घरेलू आय, राष्ट्र की आय के कैलकुलेशन में कौन कौन सी मदें आएंगी, किन को जोड़ा जाएगा, किन को नहीं जोड़ा जाएगा, गणना की विधियां कौन सी होंगी, किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, इन सब बातों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। रोजगार के अंतर्गत रोजगार किसे कहते हैं, रोजगार के सोर्स कौन कौन से हैं, रोजगार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार, मुद्रा पूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम जो है मुद्रा की पूर्ति के ओर बढ़ते हैं, मुद्रा के प्रकारों, मुद्रा के कार्य, मुद्रा का सृजन, सार्वजनिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, इन सब चीज़ों का अध्ययन डिटेल से किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर, देश के अंतर्गत पूर्ण रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, कीमत स्तर का निर्धारण कैसे किया जाता है, संतुलन आय, संतुलन रोजगार का अध्ययन कैसे किया जाता है, इन सब बातों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आर्थिक विकास, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज का सबसे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विकास करना। विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण किया जाता है। तो विकास का क्रम क्या है, विकास किस प्रकार से हो रहा है, विकास कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन सी चीजें रुकावटें पैदा कर रही हैं, कौन कौन सी चीजों से विकास दर बढ़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, अर्थव्यवस्था के साधनों का, अर्थव्यवस्था की आय का, अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का,
विनिमय दर का, विदेशी विनिमय का, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद है व्यापार चक्र। जब भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मांग और पूर्ति से ये प्रभावित होता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको किस तरह से सुधारा जा सके, इसके पीछे का कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में। महत्व की अध्ययन आखिर क्यों करें? अगर हमें पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, हमें अपने अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या है, क्यों है, जानना है, तो समष्टि अर्थशास्त्र को जानना पड़ेगा। आर्थिक नीतियाँ बनानी है, आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए बजट के बारे में जानना पड़ेगा, देश के रोजगार स्तर के बारे में जानना पड़ेगा, बेरोजगारी कितनी है जानना पड़ेगा, मुद्रा का प्रभाव कैसा जानना पड़ेगा, और इन सब को जानने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र को जानना पड़ेगा। देश के आर्थिक विकास के अध्ययन में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। देश की आर्थिक उतार चढ़ाव, महंगाई आ रही है, मंदी आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, जानना है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना है, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम पूरे समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हर एक चीज़ जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वस्तुओं से ही सब कुछ होता है, मांग पूर्ति सब वस्तुओं का खेल है। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुओं के प्रकार को अगर डिटेल से समझना है तो वस्तुओं को दो प्रमुख भागों में, वर्गों में बांटा गया है, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। दूसरे वर्ग में है उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। मध्यवर्ती मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग मध्यम रूप से होता है किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन करने के लिए। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको कच्चा माल कहा जाता है। जैसे अगर आपको चीनी का उत्पादन करना है तो गन्ना चाहिए, अगर आपको बिस्कुट का उत्पादन करना है आपको गेहूं चाहिए, गेहूं को बिस्किट में कन्वर्ट किया जाता है, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं हुआ, इन्हीं को अंतिम वस्तुओं में बदला जाता है। अब दूसरा है अंतिम वस्तुएं, मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं को उपभोग के रूप में परिवर्तन करके जब वो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होता है उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जो भी दुकान में जाते हैं, हमारे दुकान के सामने बिस्किट रखा हुआ है, मोमो रखा है, चाउमीन रखा है, जिसका उपभोग उपभोक्ता कर सकता है, अंतिम रूप से वो वस्तुएं दोबारा उत्पादन प्रक्रिया में वापस नहीं जाती है, उनके माध्यम से किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं होना है, तो उन्हें अंतिम वस्तु के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट हो गया, ठीक है ना, दुकान में रखा हुआ जो आपके जो है फल रखे होते बिक्री करने के लिए, ठीक है ना, जितनी भी मिठाई बन के तैयार होती है ये सब अंतिम वस्तुओं के रूप में होती हैं। फिर है उपभोक्ता वस्तुएं। जब हम पहला ग्रुप पढ़ लिए ना, मध्यवर्ती और अंतिम, उसके बाद उपभोक्ता और उत्पादक वस्तु के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं नाम से उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग होने वाली वस्तुएं, मतलब साफ है ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक उपभोक्ता प्रयोग करता है, उसे हम उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, आप हमारी ज़रूरतें हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी तब होंगी जब हम उस ज़रूरतों से रिलेटेड वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको पढ़ाने के लिए मुझे पेनटप चाहिए तो ये पेनटप उपभोक्ता वस्तु ही है, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए मुझे माइक चाहिए, माइक मेरे लिए उत्पादक वस्तु उपभोक्ता वस्तुएं हैं। मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, उपभोक्ता वस्तुएं हैं। लेकिन समय के आधार पर इन उपभोक्ता वस्तुओं को 4 वर्गों में बांटा जाता है: टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं या गैर पदार्थ वस्तुएं, ठीक है। अब इन चारों को थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका प्रयोग लंबे अवधि तक होता है, जिनका प्रयोग 1 वर्ष से अधिक समय तक होता रहता है और लगातार प्रयोग में आता रहता है, उपयोगिता मिलती रहती है, उन्हें हम टिकाऊ वस्तुओं के नाम से जानते हैं। जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, मोबाइल है, टेलीविजन है आदि। अब देखिए, एक बार कार खरीदेंगे तो कई साल तक प्रयोग करेंगे, मोटरसाइकिल कई सालों तक प्रयोग करेंगे, ये सब टिकाऊ वस्तुओं के रूप में जानी जाती हैं। फिर है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका जीवन काल 1 साल से कम होता है लेकिन कुछ समय तक होता रहता है, जिनका तुरंत भी हम इसको नष्ट नहीं कर सकते। मतलब कुछ समय तक, टिकाऊ की तरह बहुत लंबा नहीं लेकिन कुछ समय तक इनका प्रयोग होता रहता है, जैसे कपड़े हो गए।
फर्नीचर हो गया, ठीक है, जैसे क्रॉकरी का सामान हो गया, ये सब अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के रूप में आता है क्योंकि जल्दी खराब भी हो सकती है, कुछ समय तक बनी भी रह सकती हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक बार हो जाता है, उसको बार बार प्रयोग नहीं कर सकता, इनका प्रयोग, इसलिए इनको एकल प्रयोग वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं। जैसे दूध है, चीनी है, सब्जियां हैं, तेल है, इन सब का प्रयोग एक बार में ही पूरा हो जाता है। फिर है गैर टिकाऊ वस्तुएं या सेवाएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये हम देख नहीं सकते, इन्हें हम छू नहीं सकते, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इनकी सेवाओं का उपभोग जरूर करते हैं। कैसे? हम नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटवा के आ जाते हैं, नाई के साथ थोड़ा लेके आते हैं, बनाई में बाल काट दिया, हमारी उपयोगिता बढ़ गई। दर्जी की दुकान में जाते हैं, कपड़ा देते हैं, सिलाई करके आते, सिलाई करने के बदले में वो पैसा ले लेता है, तो क्या दर्जी को घर पे लेके आए? नहीं, हमने उसकी सेवाओं का उपभोग किया, तो इनको गैर पदार्थ वस्तुओं के नाम से जानते हैं। फिर आता है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक के द्वारा किया जाता है, जैसे मशीन है, औजार है, भवन है, कच्चा माल है आदि, ये सब वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं के नाम से जानते हैं। उत्पादक वस्तुओं के अंतर्गत सभी कच्चा माल यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं, सभी प्रकार की पूंजीगत वस्तुएं आती है। मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके, अब हम यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि पूंजीगत साधनों के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब जिसके पीछे बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनका प्रयोग लंबे समय तक, पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ होती है, लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाता है उत्पादन प्रक्रिया में, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है आदि, ये सब पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। फिर रहता है स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब होता है आपके सामने जितना सामान रखा हुआ होता है एक निश्चित समय पर, मतलब एक निश्चित समय बिंदु पर किसी भी वस्तु की वह मात्रा जिसको हम माप सकते हैं निश्चित बिंदु पर, मतलब आपके पास, जैसे आपके पास दुकान में सामान रखा, शटर खोला, आपके सामने जो सामान रखा है वो स्टॉक है। जैसे मैंने पूछा भाई आपके पास कितनी किताबें, भाई मेरे पास 5 किताबें, तो वो एक निश्चित समय पर वह चर जिसको मापा जा सकता है उसे स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको परिवर्तन नहीं होता, इसके रिलेटेड कोई समय काल की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दूरी है, टैंक में रखा हुआ पानी होता है, मुद्रा की मात्रा होती है, पूंजी होती है, इस सब। फिर होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब बहते रहना, परिवर्तित होते रहता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक समय अवधि की, एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी चर की वह मात्रा जिसको मापा जा सकता है उसे हम प्रवाह कहते हैं। जैसे उपभोग, समय के, एक दिन में कितना उपभोग कर लिया, आय, एक दिन में, एक महीने में, एक वर्ष में कितना इनकम कर लिया, नदी में बहता हुआ जल, टंकी खोल दिया, बहता हुआ पानी, ये सब, क्योंकि इसके पीछे एक प्रति घंटा स्पीड कितना हुआ, प्रति मिनट, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, ये सब लग जाता है। जब इस समय काल लग जाता है तो वह प्रवाह बनता है, ठीक है। विनियोग। विनियोग किसे कहते हैं? पूंजीगत पदार्थों की वृद्धि के लिए किया गया व्यय, मतलब आपको मशीन चाहिए तो मशीन खरीदने के लिए आप जो व्यय करेंगे वो आपका निवेश। आप अपना घर बनवा रहे हैं तो घर बनाने के लिए जो किया गया व्यय निवेश होगा। आपने अपना प्राण लगाया, प्राण लगाने के लिए जो व्यय किया वो निवेश हुआ। आपने अपने दुकान के लिए माल खरीद के लेके आए, कपड़े की दुकान है, कपड़े खरीद के लेके आए तो वो निवेश। तो निवेश के रूप के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक स्टॉक और एक अचल विनियोग। स्टॉक विनियोग किसे कहते हैं? स्टॉक विनियोग का मतलब होता है जो आपके वस्तु के निर्माण के लिए जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या तैयार माल, तो मध्यवर्ती वस्तुओं के भंडार में वृद्धि करने के लिए जो भी व्यय किया जाता है उसको स्टॉक विनियोग कहते हैं, ठीक है। और स्टॉक विनियोग का मतलब होता है प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक के बीच का अंतर। दूसरा है अचल। अचल का मतलब होता है स्थिर, ये स्थिर संपत्तियों पर या स्थिर पदार्थों पर किया जाने वाला व्यय, स्थिर लिखा हुआ सॉरी, स्थिर संपत्तियों पर, स्थिर संपत्तियों की वृद्धि के लिए किया गया व्यय अचल विनियोग होता है। ध्यान में रखिएगा, अचल विनियोग और स्टॉक विनियोग मतलब वो जो कच्चा माल होता है और जो आपके पास मशीन वगैरह होती है, इन दोनों के टोटल को हम सकल विनियोग के नाम से जानते हैं। सकल विनियोग से एक और वर्ड आपको ध्यान में रखना है, दैट इज शुद्ध विनियोग, नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि शुद्ध निवेश। सकल विनियोग में मूल्यह्रास का मूल्य जुड़ा होता है, क्योंकि स्थिर संपत्तियों में मूल्यह्रास और स्थिर संपत्तियों का मूल्य समय के आधार पर कम होता रहता है। तो जब मूल्यह्रास जुड़ा हुआ हो तो सकल विनियोग कहते हैं, और सकल विनियोग में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वो शुद्ध निवेश बन जाता है। मूल्यह्रास क्या होता है? अब मूल्यह्रास का मतलब होता है वह मूल्य
जो किसी स्थिर संपत्तियों के मूल्य को कम करता है। मतलब आपने कार खरीदा 10 लाख रुपए में, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 8 लाख, तो 2 लाख रुपए उसकी मूल्य में कमी हो गई ना, तो इसको हम मूल्यह्रास बोलते हैं। मतलब साफ है, किसी भी स्थिर संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। और ये मूल्यह्रास 3 कारक, मूल्यह्रास को और एक नाम है, इसको हम घिसावट व्यय के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम स्थिर पूंजी के उपभोग के नाम से भी जानते हैं। और इसके पीछे 3 रीज़न, एक तो नॉर्मली किसी चीज़ का यूज़ करते चले जाएंगे तो उसमें टूट फूट होता रहता है, नॉर्मल वियर एंड टियर। आपके पास घर है, ये रहते रहेंगे, कभी टाइल उखड़ जाएगी, कभी शीशे चटक जाएंगे, कभी रंग खराब हो जाएगा, ऐसे में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दुर्घटना, अचानक दुर्घटना हो सकती है, सबके पास कार है, कार चलाते चलाते अचानक एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब इन दोनों से कोई असर नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी एक तीसरा चीज़ काम करता है, अनुमानित मूल्य हानि। किसी भी स्थिर संपत्ति का मूल्य समय के साथ साथ घटता चला जाता है। जैसे आपके पास मशीन है, मशीन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ जितने रुपए में मशीन को खरीदा, 1 या 2 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। जैसे हमने कार का एग्जांपल दिया, भले ही कितनी नई, आपने चलाया ना चलाया फर्क नहीं पड़ता, कार जितने की है उतने की नहीं बिकेगी, उसके मूल्य में कमी हो जाएगी, क्योंकि मूल्य हानि होता है समय के आधार पर। इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट है उत्पादन के या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में एक प्रवाह का प्रवाह चलता है। जैसे उत्पादन करने के लिए उत्पादक के साधन चाहिए, साधनों की पूर्ति कौन करता है, परिवार के द्वारा होता है। तो घरेलू क्षेत्र यानी कि परिवार, उत्पादन यानी कि फर्म। तो परिवारों के द्वारा साधन उपलब्ध कराए उत्पादन के लिए, उत्पादन के द्वारा ये लोग सेवाओं का उत्पादन करते हैं और प्रोवाइड किया जाता है परिवारों के बीच। परिवार इसके उत्पादन उपभोग के बदले में भुगतान करते हैं और उत्पादक जो है साधनों के बदले में परिवारों को भुगतान करते हैं। ऐसे में उत्पादन, आय और व्यय एक निरंतर प्रवाह होता रहता है, इनके बीच में एक चक्र सा चलता रहता है, जिसके हम चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट फेज आता है। एक, वस्तु का पहले उत्पादन होता है, उत्पादन करने से उसकी बिक्री होती है, बिक्री होने से आय की प्राप्ति होती है। जैसे आय की प्राप्ति होती है, हर कोई अपनी आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है। आवश्यकता की पूर्ति किससे होती है, वस्तु और सेवाओं की। तो वस्तु और सेवाओं को खरीदेगा, ऐसे में उत्पादन प्रक्रिया में पुनः उत्पादन होगा, उत्पादन से आय, आय से व्यय, व्यय से उत्पादन, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया, ये चलता रहता है, चक्र सा बन जाता है। इसे हम आय का चक्रीय प्रवाह कहता है। और ये चक्र अर्थव्यवस्था की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर किसी को भी रोक दो, आय को रोक दो, व्यय को, तो अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर इस प्रकार से निरंतर होता है, कहाँ से शुरू होता है कहीं अंत होता है आप नहीं कह सकते। इसकी परिभाषा के रूप में हम बता सकते हैं, रिचर्ड लिप्सी की परिभाषा फेमस है कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों के प्रवाह को कहते हैं। लेकिन एक और परिभाषा, सामान्य परिभाषा के नाम से जाना जाता है। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय और वस्तु और सेवाओं के चक्रीय प्रवाह के रूप में प्रयोग होना चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जब प्रवाह की बात होती है, चक्रीय प्रवाह के 2 प्रमुख रूप होते हैं। एक, वस्तु और सेवाओं के माध्यम से प्रवाह होना, जिसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और दूसरा होता है मुद्रा के माध्यम से प्रवाह, जिसको मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। पहले वास्तविक प्रवाह के बारे में जान लीजिए। परिवारों से फर्मों या फर्मों से परिवारों के बीच में साधनों और वस्तु और सेवाओं का जो निरंतर प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। परिवारों से फर्मों के उत्पादन के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और इन साधनों का प्रयोग करके फर्म परिवारों को वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराता है। तो परिवारों से साधन आया फर्म को और फर्मों से परिवारों को गया वस्तु एवं सेवाएं। तो ये निरंतर चलती रहती हैं और इसी से अर्थव्यवस्था कार्य करती है, इसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जबकि परिवार वाले वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने के बदले में फर्मों को जो है भुगतान करते हैं, मौद्रिक भुगतान मुद्रा के माध्यम से, और फर्म वाले परिवारों से साधन लेते हैं, उनके बदले में भी उनको भुगतान करते हैं, इसको साधन भुगतान कहते हैं। तो यहाँ पर मुद्राओं के माध्यम से एक दूसरे का भुगतान किया जाता है, जिसको मौद्रिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाओं का प्रभाव होता है और मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रभाव होता है। तो ऐसे में जब प्रभाव होता है क्षेत्र के आधार पर, इसको कुछ मॉडल विकसित किए गए, जैसे अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो तीनों क्षेत्र के मॉडल को हम समझेंगे। पहले 2 क्षेत्रीय मॉडल।
दो क्षेत्रीय मॉडल को हम बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल दो ही क्षेत्र काम में आता है, उत्पादक और क्षेत्र। और ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बिना कोई भी मॉडल काम नहीं करता है, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक। क्योंकि घरेलू क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र को साधन मिलता है उत्पादन के, और इनको वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वहीं पर उत्पादक क्षेत्र को साधन मिलता है, बदले में ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज है। परिवारों से साधन आया, इनको वस्तुएं गई, परिवारों से इनको व्यय आया, बदले में भुगतान किया गया। तो ये चक्र चलता है। इसी चक्र को दो क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था केवल दो क्षेत्र से नहीं चलती, एक तीसरा क्षेत्र भी होता है जिसको हम बोलते हैं सरकार। सरकार ही वो कड़ी है जो परिवार और फर्मों के बीच में सामंजस्य बनाए रखता है, ठीक है, एक दूसरे के हितों की रक्षा करता है, दोनों के उत्पादन करने के लिए जो है प्रवाह को तेज करता है, और खुद भी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। इस पूरे तीन क्षेत्रीय मॉडल में परिवार और फर्मों के बीच के लिंक तो आप समझ ही गए, लेकिन सरकार का लिंक होता है राजस्व लेना और उनके देश के विकास के लिए राजस्व को व्यय करना। सरकार विभिन्न क्षेत्रों यानी कि उत्पादक और घरेलू क्षेत्रों से आय की प्राप्ति करती है कर के रूप में, और उन करों को जो है सरकार जो है अपने देश के विकास के लिए परिवार क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए वेतन देती हैं। इसके अलावा सब्सिडी प्रदान किया जाता है, उत्पादक क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, परिवार क्षेत्र को देश के विकास के लिए उत्पादन औद्योगिक विकास के लिए व्यय किया जाता है। और इस तरह से सरकार के द्वारा किए गए व्यय से देश का तेज गति से प्रभाव होता है और आय के चक्रीय प्रवाह में और गति मिलती है। देखिए आपके सामने तीन क्षेत्रीय मॉडल का एक प्रभाव दिख रहा है। देखिए इसमें एक चौथा क्षेत्र दिख रहा होगा, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार वास्तव में एक अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, जिसका काम होता है तीनों के बीच में मुद्रा के प्रभाव को क्या करना, तेज करना, उनकी बचतों को अपने पास जमा करके उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना। यह पूंजी बाजार का काम होता है, जिसको पूंजीगत व्यवस्था को बनाए रखता है। परिवार और फर्म के बीच में काम, अब सरकारी क्षेत्र फर्मों को सब्सिडी देती है, बदले में कर लिया जाता है, और उनको उससे सरकारी खरीदारी भी करती है। वहीं पर सरकारी क्षेत्र द्वारा परिवारों पर कर लगाया जाता है, उनको हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, और उनके द्वारा दिए गए सेवाओं का भुगतान किया जाता है। तो ये तीन क्षेत्रीय मॉडल और ये बंद अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं। लेकिन हर एक अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र नहीं, क्योंकि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के साथ जुड़ना आवश्यक है। ऐसे में एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, वो होता है जो शेष विश्व के साथ वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करती है। मतलब यहाँ पर तीन क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र प्लस विश्व के क्षेत्र को शामिल करके चार क्षेत्र होते हैं, जिसको चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जहाँ पर पूंजी बाजार सबके बीच में सामंजस्य करता है मुद्रा के प्रवाह को, और वहीं पर पहला क्षेत्र घरेलू उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और इन सब के अलावा शेष विश्व होता है, ठीक है। और इन सब के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है उसको हम चक्रीय प्रवाह के रूप में जानते हैं, इसको चलते हैं चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको जानना था। पहले पार्ट में आपने कंप्लीट डिटेल जान लिया, अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया, प्रवाह के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट पार्ट का पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, जहां पर मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवधारणाओं के बारे में, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं चाहता हूं अलविदा, बाय। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। अगर अपने नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मुझसे डायरेक्टली कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।